हटलर प्लीज़ कम अज़ कम घर में तो पूरे कपड़े पहन लिया करें। वो इसकी बचपन की मनकूहा नौरलैन थी, जो मुँह के बेहद इसरार पर इसके कमरे में चाय देने आई थी, मगर वह उसे बग़ैर शर्त के देख गड़बड़ा कर रुख तब्दील कर ली था। तो तुम्हें तमीज़ नहीं है कि किसी के कमरे में दस्तक दिए बग़ैर नहीं जाते। उसने भी जल्दी से शर्ट पहनकर उसे घूरा था। मैं तो हर जगह ऐसे ही जाती हूँ, वैसे भी ये कमरा तो मुस्तक़बिल में मेरा भी होगा। वो बचपन से शौक़ चंचल थी। जभी ज़रा शरारती लहजे में गोया हुई ने एक लम्हे में उसी कमर में हाथ डालकर नज़दीक किया था। वो बुरी तरह सटका कर सीधी इसके सीने से जाल गई थी। ये आप, इसके लफ्ज़ लबों में अधूरे ही रह गए थे जब वो इसके चेहरे पर झकता रुखसार पर अपने लब रख गया। बस बहुत हो गया दादू, आज मुझे बता ही दे कि आपकी ये पोती चली किस पर गई है। इंतहा दर्जे की काहिल नींद की देवानी इतनी के यूनिवर्सिटी तक जाने का होश नहीं है मुहतरमा को, और उसे नींद से उठाने के चक्कर में आज फिर वैन वाले अंकल मुझे भी छोड़ गए। नाश्ते से पूरा इंसाफ करते हुए अलीना सकीना खातून को नूर की हरकतों पर डाने परवाने की तैयारी भी कर रही थी। ये अलग बात कि नूर के बगैर यूनिवर्सिटी उसने भी नहीं जाना था। सकीना खातून चाय के हलके हलके सिप लेते हुए मुस्कुरा दी, और हूँ दादू नूर ना। अभी इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कमर पर पड़ने वाला थप्पड़ शदीद था और वो करा कर रह गई। हम तो कुछ कह रही थी आप, अलीना शानवाज गुस्से से उसे घूरते हुए नूर साथ वाली कुर्सी पर बैठते बोली। साथ ही अलीना का आधा बिछा हुआ जाम लगा ब्रेड भी खाने लगी। अपने ब्रेड पर जाम लगाने का तकल्लुफ़ कौन करें। देखिए दादू, देख ले आप इसकी हरकतें। अलीना जो अभी तक अपनी कमर सहला रही थी, नूर की अगली हरकत ने तो जला ही डाला था। बुरी बात, नूर पत्थर ऐसे नहीं करते। सकीना खातून नूर को प्यार से देखते हुए बोली, जो ब्लू शर्ट ब्लैक कपरी राहट, कंधे पर ब्लैक डोबटा और अपने लंबे बरावन बालों की पोनी टेल बना है, बड़ी बड़ी ग्रीन आंखों में शरारत लिए बहुत प्यारी लग रही थी। अम्मू, ये सब आपके लाड का नतीजा है जो इस लड़की को खाने सोने और फजूल हरकतें करने के अलावा कोई काम नहीं। समरा बेगम ने इसके सामने चाय का कप रखते हुए गुस्से से कहा, पर इधर परवा कसे थी, चाय का कप आराम से अपने आगे खिसका लिया। समरा पत्थर ना डांटा कर उसे, ये और अलीना ही तो इस घर की रौनक हैं, वक्त के साथ खुद ही समझदार हो जाएंगी। नूर जो कप उठाने लगी थी, दादू को एक घोरी से नवाजा तो किया, वो समझदार नहीं थी। दादू इसकी घूरियों पर मुस्कुरा दी। इन्होंने भी फ़कत नूर को तपाने के लिए लफ्ज़ समझदार पर जोर दिया था। समरा एक नज़र मुस्कुरा कि दादी पोती को देखकर दोबारा किचन में चलेंगी। आज आखिरी बार मैं तुझे छोड़ रही हूँ बेटा, अगली दफ़ा मैं ना देखूँ कि तुम्हें पढ़ाई से ज़ियादा नींद प्यारी है। सकीना खातून की आंखों में तंबी थी। जी दादू, जैसा आपका हुक्म। लबों पर मसकान लिए नूर शरारत से अलनी को देखकर बोली, जो मुँह लटका के बैठी थी। पर अगले ही लम्हे मामला कुछ उलट गया था और अब मुस्कुराने की बारी अलीना की थी, और मुंह लटकाने की समझ जाए। एक हाथ से मोबाइल जेब में रखते हुए दूसरे हाथ में कोई फाइल पकड़े नाक की सीध में देखता हुआ वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। 6 फीट से निकलता हुआ कद, मजबूत कसरती जिस्म, उबरू रखड़ी नाक, गंदमी रंगत और दूसरों पर सेहर तारी कर देने वाली गहरी काली आंखें, माथे पर आते काले रेशमी बाल, गर्ज वो एक छा जाने वाली शख्सियत रखता था। दूसरी तरफ वो जो समझ रही थी कि देव और सूर्यन साहब भी जा चुके होंगे और वो आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी करके खूब मस्ती करने के मूड में थी। उनका हाल बस ना ही पूछे। ऑन पत्थर किया काम था जो तो नाश्ता करके दोबारा कमरे में चला गया था। सकीना खातून ने अपने खुबरू पोते को फ़ख्र से देखते हुए कहा, जो पुलिस की वर्दी में बहुत प्यारा लग रहा था। बस दादू कमरे में फ़ाइल लेने गया तो समीर का फ़ोन आ गया और टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। दादू को वजाहत देते हुए उसने एक नज़र उन दोनों पर डाली। खैर, ये दोनों अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं गईं। दादू की पेशानी को झुककर मोहब्बत से चूमते हुए उसने कहा। नूर जो बज़ाहिर दाहिनी टेबल पर पड़े अखबार को उठाकर पढ़ रही थी, पर कान दादू के जवाब के ही मुंतज़िर थे। बस पत्थर, वो वैन वाला आज भी इन्हीं छोड़ गया, पर मुझे ये तसल्ली थी कि तो घर ही है तो इन्हीं यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। उनने सर हिलाते हुए एक तंजिया नज़र नूर पर डाली। ठीक है दादू, मैं छोड़ दूंगा इन्हें। अल्लाह हाफिज। उसने दादू पर एक मुस्कुराती नज़र डाली। जल्दी करो, तुम दोनों, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। और अबना उनकी तरफ देखे वो हुक्म देता लंबे लंबे डांग भरता बाहर की तरफ निकल गया। अलीना ने नूर को किन अनकीम से देखा। नूर जान अखबार को सीधा पकड़ ली और ज़रा पढ़कर बताए कि आज किसके हाथों किसकी शामत मुतवक्के है। अलीना की शरारत भरी आवाज़ पर नूर ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। दादू ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका था। वो गाड़ी में बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था कि वो पोर्च में आते नजर आए।
अलीना एक हाथ में बकस पकड़े दूसरे से चादर का कोना पकड़े नूर की किसी बात का जवाब दे रही थी, जबकि दूसरी को देख के तो उनको तब ही चुड़ गई थी। जो अपने उसे लापरा हुलिया में थी, डॉबटा कंधे के एक साइड पर झूल रहा था, दूसरे पर बैग था, चेहरे पर 1000 दर्जे की बेजारी लिए वो अलीना से कुछ कह रही थी। अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थीं। अलीना जितनी समझदार रख रखाव वाली थी, नूर इतनी ही बेवकूफ़ बिगड़ी हुई और झिल्ली थी। वैसे ये खास सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑनशॉ नवाज की राय थी, वरना ऐसा कुछ नहीं था। दोनों ही बहुत सुलझी हुई थी, बस नूर इकलौती होने का बाज़ दफ़ा फ़ायदा उठा लेती थी, और ये फ़ायदा कम कम ही हासिल होता, क्योंकि ऑन जो था इसके अरमानों का खून करने के लिए। वो दोनों कार की पचहली सीट पर आकर बैठी ही थीं कि उनकी गुस्से बुरी आवाज़ सुनाई दी। तुम अतरू गाड़ी से नूर को देखते हो? उसने काफ़ी चबा चबा कर कहा। मैं उंगली से अपनी तरफ इशारा करते हुए नूर ने हैरानी से कहा। जी आप मोहतरमा ही जाए और अपनी चादर लेके आए। आंखों में गहरी तपिश लिए उसने हौनकों की तरह अपनी जानिब देखती नूर से कहा। अलीना ने अपना मुंह खिड़की की तरफ पी लिया, क्योंकि इसके होंठों पर मचलती मुस्कुराहट अगर नूर देख लेती तो इसकी खैर नहीं थी। जी, मरी मरी आवाज़ में उसने कहा और बाहर निकल गई। कभी नहीं सधरेगी ये लड़की, बेजारी से कहते उसने कार रिवर्स की। चौकीदार ने गेट खोल दिया था। भाई अब ऐसे तो ना कहे, वो आपसे बहुत डरती है, इसलिए कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है, अलीना ने मुस्कुरा कर कहा। जबकि साइद मरर से अलीना को देखते हुए एक उबरू उठाकर उसने कहा, सरीसली हा भाई आप भी ना। वैसे एक नज़र बाहर अपनी होती सोती को भी देख लो, जिससे एक चादर तक नहीं संभालने हो रही। उनके कहने पर उसने बाहर देखा तो वो अपनी बेसाख्ता हंसी को रोक ना पाई। आधे से ज़्यादा चादर इसकी नीचे लटक रही थी। एक हाथ से चादर को सर पर जमाते हुए वो काफ़ी जंजलाई हुई थी। गाड़ी में बैठते हुए उसने बड़े ही ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके सारा गुस्सा उसी पर निकाला था। आराम से मोहतरमा, ये मेरी काफ़ी कीमती, इकलौती, प्यारी और लाडली गाड़ी है, जिसका नुकसान मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। गाड़ी को गेट से बाहर निकालते हुए उनने गुस्से से कहा। लो जी कर लो, गल गाड़ी ना हुई कोई महबूबा ही होगी जिसकी इतनी कद्र इतनी परवाह, पर इकलौती बीवी से कभी सीधे मुंह बात ना करना। इसने तब कर सोचा, पर कहा बस इतना जी, और आइंदा ख्याल रहेगा। हम आइंदा चादर के बगैर तुम घर से बाहर ना निकलूँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके लहजे में वार्निंग थी। खैर तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, पर कहा तो बस जी, और आइंदा ख्याल रहेगा। अगली बार तुम दोनों मुझे यूनिवर्सिटी से लेट होती नजर ना आव। जी, और आइंदा ख्याल रहेगा। इसके एक ही फ़िक्र की तकरार पर उनके होंठों पर मुस्कुराहट मिचल गई, जिसे फिरती से वो छुपा गया। लेकिन अलीना ने ऐसा तकल्लुफ़ ना किया, नूर बस से घूर कर रह गई। साइड मुरम्मर से उसने नूर का खफा चेहरा देखा। ग्रीन आंखों में दुनिया जहान की खफगी लिए वो सीधी उसके दिल में उतर रही थी। वो नहीं जानता था किस चीज़ ने इसे नूर का गरूयदा किया था, इसकी हसीन आंखों ने या मासूमियत ने। फिर जब दादू की तबीयत की खराबी पर नूर को उसके नाम कर दिया गया तो वो हैरान रह गया। अभी तो दिल ने उसके नाम पर धड़कना शुरू ही किया था और वो इसके नाम भी कर देगी। वो रब का जितना भी शक्र करता कम था। वो ये भी जानता था कि वो इसकी बेजा सख्ती पर चिढ़ती है, खफा रहती है, पर वो भी किया करता डरता था कि ये झिल्ली अपनी मासूमियत और बेवकूफ़ी में कोई नुकसान ना उठा ले। इसकी नाराज़गी भी वो बहुत जल्द दूर कर देगा। वो जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसकी नज़रों की तपिश ने उसे सर उठाने पर मजबूर कर दिया। वो साइड मुरम्मर से उसे ही देख रहा था। उनको एक घोड़ी से नवाजकर वो बाहर देखने लगी। इस दफ़ा बेसाख्ता उमड़ने वाली मुस्कुराहट को उन रोक ना पाया। हम वाजिद किया खबर है, फ़ाइल को एक साइड पर रखते हुए उन पूरी तरह एसएचओ वाजिद खान की तरफ मुतवज्जह हुआ। सर खबर कुछ अच्छी नहीं है। सुनने में आया है कि हाशिम मुल्क का अगला टारगेट यूनिवर्सिटियां हैं, जहां से वो मासूम लड़कियों को गायब करवा कर बाहर के ममालिक भेजना है, तो दूसरी तरफ लड़कों को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। इनको अपनी जानिब राग़िब करने वाले उसी के गिरोह के बंदे हैं, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। इस कमीने हाशिम मुल्क के खिलाफ हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिल रहा। जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना उस जैसे नासूर हमारे मुल्क को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऑन ने धन पैसते हुए कहा। सर अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत जैसे मसलों का कोई हल नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से तंगा कर हमारी नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार होती जा रही है, और हाशिम जैसे दरिंदे इन्हें अपने गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वाजिद ने अफसोस से कहा।
किया जा सकता है जब तक हमारे हुक्मरान ईमानदार नहीं होते, करप्शन का खात्मा नहीं होता और बकौल इमरान खान तब्दीली नहीं आ जाती, हम करने के सिवा कर ही किया सकते हैं, उनने तनज़ से कहा। बहरहाल तुम कुछ यूनिवर्सिटियों में अपने बंदों को बैजो और जहाँ कहीं भी कुछ मशकूक अफराद देखे या कुछ खटके तो फ़ौरन एक्शन लो। एक Z8 क्लियर। यस सर। SHO वाजिद खान सलीवट करके बाहर निकल गया। कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर ऑन किसी गहरी सोच में डूब गया था। फजर की नमाज पढ़ के वो चहलकदमी के लिए बाहर लॉन में आ गई। अवाइल गर्मियों के दिन थे पर उस वक्त फिज़ा काफ़ी खुशगवार थी, आसमान पर हल्की हल्की सुर्खी नमूदार हो रही थी। परिंदों की चहचहाहट कानों को काफ़ी भली लग रही थी। आज काफ़ी दिनों बाद वो उस वक्त बाहर निकली थी, वरना नमाज पढ़ने के बाद तो नींद की देवी उसे अपने शकजे में जकड़ लेती थी। पर आज किसी तरह नींद को भगाकर बाहर की राह ली। ये अलग बात के जो नींद के हल्के हल्के झटके लग रहे थे, इस खूबसूरत फिज़ा को देखकर दम दबाकर भाग गए। लॉन में लगी खूबसूरत फूलों की क्यारी को वो काफ़ी गौर से देख रही थी जब किसी के गिला खनकारने की आवाज़ पर चौंकी। मोड़ के देखा तो ऑन सीने पर बाजू लिपटे काफ़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। जो पिंक घुटनों तक आती शर्ट जिसके बारड पर छोटे छोटे पीले फूल बने थे, पीली पटियाला शलवार और सर में नमाज के स्टाइल में डौबटा किए बहुत पाकीज़ा लग रही थी। कैसी हो? काफ़ी गबी आवाज़ में पूछा गया। ये और मेरी खैरियत, नूर हैरत से सोचने लगी। खैर जो भी खड़ूस को मेरा ख्याल तो आया, दिल खुश फहम हुआ। जी टेक हूँ। ब्लैक ट्राउज़र परबली की फुल बाजों की शर्ट पहने, घने सिल्की बाल माथे पर गिरे और उसकी तरफ तवज्जो से देखता हुआ इसका हाल पूछता हुआ वो कितना अपना अपना सा लग रहा था। पता नहीं इससे जो वो एक खौफ आता था वो कहाँ जा सोया। नहीं तुम मुझे टेक नहीं लग रही, ऑन के लहजे में फ़क्र-मंदी थी। पर मैं तो बिल्कुल टेक हूँ। नूर ने ना समझी से उसे देखा। ऑन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। तुम सुबह सुबह यहाँ लॉन में खड़ी हो, तुम टेक कैसे हो सकती हो नूर? क्योंकि मेरी नूर को तो हर चीज़ से बढ़कर नींद अजीज़ बे, तो आज वो नींद की कुर्बानी देकर यहाँ लॉन में चहलकदमी कर रही है, तो वो ठीक कैसे हो सकती है? अबरू उठाकर ऑन ने सवालिया कम और तंज़ा ज़्यादा कहा, और बुत बनी खड़ी नूर पर मुस्कुराती नज़र डालकर आगे बढ़ गया। और इधर नूर के सर से बाकी लफ्ज़ तो गुज़र गए, दिल खुश फहम मेरी नूर पर ही अटक गया। अलनी जो अपने ही ध्यान में सीढ़ियों उतर रही थी, सामने का मंजर देख के तो साकत ही रह गई। जहां नूर साहिबा सुबह सुबह ही सबके साथ बैठी मज़े से नाश्ता कर रही थी और तो और यूनी के लिए भी तैयार थी। अलीना हैरान क्यों ना होती, हमशा एंटे अलिफ मीम पर पहुंचाने वाली आज इतनी जल्दी यहाँ पर मौजूद थी। हैरत तो बनती थी ना, आज ज़रूर सूरज मग़रिब से निकला है ना दादू? नूर को एक नज़र देखकर अलीना शरारत से बोली। इसकी बात सुनकर सारे मुस्कुरा दिए। जी नहीं अलीना साहिबा, सूरज तो आज भी मशरिक़ से ही निकला है, बस लगता बे आपे का ही दिमाग चल गया बे। नूर ने तब कर कहा, एक तो ये दोनों बहन बे दो चश्मी है, अलिफ ये तनस के तीर चलाने में माहिर रहीं। खैर मुहतरम तो आज इंसानों के रूप में थे, सुबह वाली बात याद करके दिल हंसा।